तो कथा की नई अवधारणा। आचार्यों द्वारा निरूपित कथा के उदाहरण के रूप में सुबंधु की वासवदत्ता, बाण भट्ट की कादंबरी और दंडी का दशकुमार चरित आते हैं। बाण भट्ट रचित हर्षचरित को भी हर्षचरित को आख्यायिका कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, आचार्यों द्वारा निरूपित कथा के उदाहरण के रूप में, कथा के रूप में जो नई अवधारणा में है उसमें सुबंधु की वासवदत्ता, बाण भट्ट की कादंबरी और दंडी का दशकुमार चरित, ये 3 आते हैं। तो इन तीनों की हम बात करेंगे, उसमें हम हर्षचरित की भी बात करेंगे। इसी बहाने आपको इन रचनाओं के बारे में थोड़ी जानकारी हो जाएगी। तो बात करते हैं सुबंधुकृत वासवदत्ता की। रोमांस का विकास यूरोप में भले ही बाद की घटना हो, भारत में उसका विकास वृहत कथा से ही माना जा सकता है। ऊपर जो हमने पढ़ा वृहत कथा, जो बाद में कथा सरित सागर बना, तो कह सकते हैं कि वृहत कथा से ही रोमांस की शुरुआत हुई। और रोमांस का मतलब जो हम समझते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में रोमांस, वो रोमांस नहीं, वो रोमांस एक विधा है जिसमें लोग लिख से हटकर कोई बात करते हैं। वृहत कथा की कथाएं यूरोपीय रोमांस की सारी विशेषताओं से युक्त है। स्पेलिंग है ROMANCE। यानी जो यूरोप ने कॉन्सेप्ट दिया है रोमांस का, उसकी जितनी क्वालिटीज हैं वृहत कथा की कथाएं एकदम उसमें हैं। जैसे एक बड़ा उसका होता है पहचानने का तरीका कि उसमें जो जगह होगी वो जगह कहीं दूर होगी, कोई कल्पना वाली जगह होगी, सच में वो एग्जिस्ट नहीं करती है जगह। रोमांस में ये होता है। तो वृहत कथा की कथाओं में भी आपको जो कहानियां घटित होते हुए देखेंगी, उसके लिए कोई जानी सुनी जगह नहीं होगी। वही स्पेस की जो बात है, स्पेस या दिक्क जो होता है, आगे हो सकता है दिया भी होगा। प्रेम और साहसाभियान रोमांस की पहचान निश्चित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। इसमें प्रेम भी है और साहसाभियान यानी एडवेंचर, लव और एडवेंचर। घटनाओं का जाल तो इनमें होता ही है। अतिलौकिक घटनाओं की भी बहुलता होती है। अतिलौकिक का मतलब वही जो इस दुनिया में घट रहा है वो लौकिक है। अतिलौकिक का मतलब जिसमें और सारे तत्व इन्वॉल्व होते हैं, दैवीय तत्व, राक्षसी तत्व, भूत प्रेत, इस तरह की चीजें। वृहत कथा में ये सारे गुण हैं। कोई कमी है तो किसी एकल कथा की, मतलब कोई एक कथा नहीं है उसमें, मतलब रोमांस में एक ही कथा होती है। यह कमी सन 500 ईस्वी, 500 या उसके कुछ पूर्व विद्यमान सुबंधु की वासवदत्ता द्वारा पूरी होती है। तो वासवदत्ता को समझाने के लिए पहले कथा सरित सागर का उदाहरण दिया गया कि उसमें क्या क्या था, जो कुछ क्या है जो उसमें नहीं था, जो कि वासवदत्ता में है। वासवदत्ता की कथा आकार में भले ही पर्याप्त लंबी या एक पूरी पुस्तक को निर्मित करने वाली हो, खुद में वह बहुत क्षीण है। वृहत कथा की कोई भी कहानी कथा की दृष्टि से उससे कहीं ज्यादा ठोस है। वस्तुतः सुबंधु का सारा जोर कथा के पात्रों और उनके परिवेश के अपने काल के काव्य रसिकों की रुचि के अनुरूप काव्य गुणों से संपन्न सविस्तार वर्णनों पर है। सुबंधु को केवल इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होंने गुणाढ़ की तरह अपनी कथा पद्य में न प्रस्तुत कर गद्य में प्रस्तुत की। गुणाढ़ ने कथा सरित सागर लिखा था, वो पद्य में था, और जो सुबंधुकृत वासवदत्ता है ये गद्य में है। और कथा को उन समस्त साहित्यिक विशेषताओं से युक्त कर दिया जिसका एकाधिकार केवल कवियों को प्राप्त था। यह एक तरह का ऐसा प्रयोग था जिसका साहस किसी अन्य गद्य लेखक ने नहीं किया था। कथ्य की दृष्टि से वासवदत्ता भी एक रोमांस ही है जिसमें प्रेम और साहसाभियान की प्रमुखता है। अपने समय का यथार्थ और विश्वास भी इसमें व्यक्त हुए हैं, पर वह श्लेष और नाना प्रकार के अलंकारों के वाकजाल से इस प्रकार आच्छादित है कि उसकी तरफ प्रायः पाठक का ध्यान नहीं जाता। श्लेष समझती हैं, शब्द एक अर्थ नहीं कहते हैं श्लेष, एक बार प्रयोग होता है कई सारे अर्थ निकलते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, पानी बिन सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो पानी का प्रयोग एक ही बार हुआ है, उसका 3 अर्थ है। मोती मानुष चून, मोती के लिए पानी, उसकी चमक, मानुष के लिए पानी, पीने वाला पानी, और चून यानी चूना के लिए पानी। तो नहीं, मनुष्य के लिए जो पानी है उसका मतलब होता है सम्मान, और जो चूना के लिए पानी होता है वो
पानी जो पीने वाला है। तो अपने समय का यथार्थ और विश्वास भी इसमें व्यक्त हुए हैं, पर वह श्लेष और नाना प्रकार के अलंकारों के वाक जाल से इस प्रकार आच्छादित है कि उसकी तरफ प्रायः पाठक का ध्यान नहीं जाता। संभवतः वह कवि का उद्देश्य भी नहीं है। संरचना की दृष्टि से भी वासवदत्ता में कोई ऐसा नयापन नहीं है जो उल्लेखनीय हो। यानी वासवदत्ता में क्या है, एक रोमांस है, वो कथा का एक उदाहरण है। कथा क्षीरसागर से इस मामले में अलग है कि वो गद्य में लिखा गया है, कथा क्षीरसागर जो है वो पद्य में था। अब बात करते हैं थोड़ी सी एक बहुत प्रसिद्ध रचना कादम्बरी की। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। कथा की दृष्टि से गुणाढ़ की वृहत कथा की एक कथा जो कथा क्षीरसागर में मकरंदिकोपाख्यान के रूप में उपलब्ध है पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, कादम्बरी भी कथा क्षीरसागर की एक कहानी ही है, उसको बड़ा कर दिया है। कौन सी? मकरंदिकोपाख्यान। पर बाणभट्ट ने इस कथा संसार को अपना विजन के अनुरूप बिल्कुल नया रूप दिया है। इसका कथा विन्यास अद्भुत रूप से नया और आश्चर्यचकित करने वाला है। यद्यपि कथा के भीतर कथा, इसको बोलते हैं स्टोरी विद इन स्टोरी या प्लॉट विद इन प्लॉट कहा जाता है। यद्यपि कथा के भीतर कथा की विन्यास कला गुणाढ़ की वृहत कथा और विष्णु शर्मा के पंचतंत्र में ही विकसित हो चुकी थी, पर बाणभट्ट ने पहली बार परस्पर गूंथी कथाओं को कथा की एकल इकाई में परिणत करने में सफलता प्राप्त की थी। उसमें यह होता है ना, जैसे कथा के भीतर कथा का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपको कोई कहानी सुनाई जा रही है, तो उस कहानी में आपको कुछ किरदार मिलेंगे जो किसी तरह मिलकर के साथ बैठेंगे, फिर उसमें से कोई एक कहानी कहना शुरू कर देगा। तो एक कहानी तो आप खुद लिख रहे हैं, उस कहानी के भीतर कहानी हो गई, तो वो कथा के भीतर कथा हो गई। समझ में आ गई बात? जैसे सोचिए सपने के भीतर सपना। मान लीजिए कि आप सपना देख रहे हैं कि आप सोई हैं और सपना देख रहे हैं, है ना, ये होता है। कथा का आरंभ अवंती की राजनगरी विदिशा और उसके राजा शूद्रक के ऐश्वर्य वर्णन से होता है। कादंबरी में किसकी कहानी है? विदिशा और उसके राजा शूद्रक के ऐश्वर्य वर्णन से होता है। एक दिन एक चांडाल राजकन्या अपने वृद्ध सेवक के साथ शूद्रक की राजसभा में एक चमत्कारी सुग्गा लेकर आती है। मजा आएगा अब थोड़ा सा सुनने में ना। शूद्रक की कहानी, राजा शूद्रक की। कौन आ रहा है? चांडाल राजकन्या आ रही है अपने वृद्ध सेवक के साथ शूद्रक की राजसभा में एक चमत्कारी सुग्गा लेकर आती है। सेवक शूद्रक से सुग्गे के, जिसका वह नाम वैशंपायन बताता है, गुणों का बखान करता है और राजा से उसे अपनाने का अनुरोध करता है। तो जो तोता है उसका नाम है वैशंपायन। राजा से बोलता है सेवक कि आप इसको स्वीकार कर लीजिए। सुग्गा भी एक आर्या छंद सुनाकर अपने गुणों का परिचय दे देता है। भोजनादि से निवृत्त होने के बाद शूद्रक सुग्गे से उसकी आत्मकथा सुनने का अनुरोध करता है। शूद्रक किसकी आत्मकथा सुन रहा है? वैशंपायन की। वैशंपायन सुग्गे की। बस शुक की आत्मकथा आरंभ हो जाती है। वही देखिए है ना, कहानी के भीतर कहानी। तो बस शुक की आत्मकथा आरंभ हो जाती है। यहां आकर कथाकार बाणभट्ट कथा का सूत्र शुक को थमा देता है और स्वयं नेपथ्य में चला जाता है। तो इस तरह से शुक क्या हो गया? कथा कहने वाला, जो आपको मैंने नरेटर का कॉन्सेप्ट बताया था कि राइटर बाणभट्ट है, लेकिन नरेटर अब कौन हो गया? वो सुग्गा हो गया। ठीक है। तो शुक मतलब सुग्गा होता है। तोते को संस्कृत में शुक कहते हैं। तो सूत्र शुक को थमा देता है और स्वयं नेपथ्य में चला जाता है। नेपथ्य समझती हैं? जो जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, आवाज आ रही है कहीं से कुत्ते की भौंकने की, वो नेपथ्य है, मतलब कहीं दूर जो सुनाई दे। तो इस प्रसंग को विश्वसनीय बनाने की भी बाणभट्ट ने भरपूर कोशिश की है। बाणभट्ट को इस बात की चिंता है कि एक पक्षी की कथा विश्वसनीय भी होनी ही चाहिए। बाणभट्ट के समय में आधुनिक यथार्थवाद का जन्म नहीं हुआ था और दैवी शक्तियों, जीवों के नाना योनियों के पुनर्जन्म, शाप वरदान, देवगंधर्व आदि जातियों की उपस्थिति आदि में लोगों का पूरा विश्वास था। अब उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि किसी चीज का पूर्व जन्म है। यदि जो तोता आज दिख रहा है वो कुछ और रहा होगा। कादंबरी में भी इस प्रकार के प्रसंग भरे पड़े हैं। यह कथाकार कथा की विश्वसनीयता के प्रति सर्वत्र सजग दिखाई देता है। इसको बोलते हैं रिलायबल नरेशन,
ताकि आप उस पर विश्वास कर सकें। भारतीय कथा के विकास में यह सर्वथा नई चीज थी। इसके पहले कथाकार इस बात की चिंता नहीं करता था कि कथा विश्वसनीय है या नहीं, मतलब विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को मान करके लोग काम चला लेते थे, लेकिन इस बात पर बाणभट्ट ने कोशिश की है कि अविश्वास भी हो कि जो बात कही जा रही है वो सही है। यह मानकर चलता था कि उसका श्रोता ऐसा कैसे हो सकता है जैसा प्रश्न नहीं कर सकता, वह केवल यह पूछता था कि इसके बाद क्या हुआ। पर बाणभट्ट का श्रोता ऐसा नहीं है, अतः कथाकार शुक के द्वारा कही गई कथा के विश्वसनीय होने का तर्क प्रस्तुत करता है। पर जब शुक की कथा एक ऐसे बिंदु पर पहुंचती है जब वह उसके आगे कथा जानने की स्थिति में नहीं होता, तो कथाकार बड़ी चतुराई से कथा के अवलोकन बिंदु में परिवर्तन कर देता है। वह एक ऐसे पात्र को कथा के रूप में प्रस्तुत कर देता है जो शुक की कथा का विश्वसनीय जानकार हो सकता था। यह पात्र महामुनि जाबाली हैं, जिन्हें भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञान है। अब कथा दो स्तरों पर सुनी जाने लगती है। शूद्रक और उसका राज समाज तो शुक से कथा सुन ही रहा है, पर शुक वह कथा सुना रहा है जिसे उसने जाबाली आश्रम के जिज्ञासु अंतःवासियों के साथ महर्षि जाबाली से सुना था। ये इंटरेस्टिंग बात हो गई। वही जो कई स्तर पर जो कथाएं चलती हैं, जो रामचरितमानस में आपने देखा या महाभारत में देखा आपने, तो भले सुना रहा है वो सबको, लेकिन ये उसमें रेफरेंस दे दिया गया कि उसने महर्षि जाबाली से सुना था। महर्षि जाबाली शुक यानी वैशंपायन के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। मैंने कहा ना कि जोड़ देंगे पूर्व जन्म से। क्या था यह कथा? उज्जैनी के राजा तारापीड़, उसके मंत्री शुकनास, राजपुत्र चंद्रापीड़ और मंत्रीपुत्र वैशंपायन की है। अपने दिग्विजय अभियान में चंद्रापीड़ हेमकूट स्थित किरात नगरी सुवर्णपुर में पहुंचता है, जहां से वह अकेले अछोत सरोवर पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात महाश्वेता से होती है, जो एक गंधर्व कन्या है। यहां पहुंचकर कथा महाश्वेता की आत्मकथा का रूप ले लेती है, जिसका एकल श्रोता चंद्रापीड़ है। शूद्रक की राजसभा और जाबाली आश्रम की ऋषि मंडली अपनी जगह पर कथा सुन रही है। शुक और महामुनि जाबाली भी अपने अपने स्तर पर कथा सुना रहे हैं, पर अब यह कथा महाश्वेता के मुख से प्रवेश कर गई। बार बार नरेटर बदल जा रहा है कहानी को आगे बढ़ाने वाला। तो क्या करती है वो, और उसका प्रत्यक्ष श्रोता चंद्रापीड़ बन गया है। महाश्वेता चंद्रापीड़ को अपनी प्रेम कहानी सुनाती है, जिसका नायक मुनि कुमार पुंडरीक है। अपनी कथा कहते कहते वह संज्ञाहीन भी हो जाती है और कथा कुछ देर के लिए महाश्वेता के अतीत से निकलकर चंद्रापीड़ के वर्तमान में आ जाती है। वही फ्लैशबैक जिसको बोलते हैं, जो मूवीज में होता है, फ्लैशबैक फ्लैश फॉरवर्ड। संज्ञा प्राप्त करने पर महाश्वेता पुनः अपनी कथा आगे बढ़ाती है। इसके बाद पुनः कथा का सूत्र थोड़ी देर के लिए महर्षि जाबाली के हाथ में पहुंच जाता है। तत्पश्चात महाश्वेता की सहचरी तरलिका के प्रति पुंडरीक की जिज्ञासा के व्याज से महाश्वेता अपनी सखी और गंधर्वराज चित्ररथ की कन्या कादम्बरी की कथा सुनाती है। अब मामला सीधे आया कादम्बरी पर। कौन सुना रहा है? महाश्वेता की सहचरी तरलिका के प्रति पुंडरीक की जिज्ञासा। पुंडरीक ने पूछा तरलिका के बारे में, क्योंकि महाश्वेता का प्रेमी था पुंडरीक। तो जिज्ञासा के व्याज से महाश्वेता अपनी सखी और गंधर्वराज चित्ररथ की कन्या, तो जो कादम्बरी है वो कौन है? महाश्वेता की दोस्त है और चित्ररथ की बेटी है। तो आगे फिर क्या है? पर वह केवल उसका परिचय ही देती है। कथा पुनः महामुनि जाबाली के मुख में पहुंच जाती है। महाश्वेता के अनुरोध पर चंद्रापीड़ उसके साथ कादम्बरी के पिता चित्ररथ के राजप्रासाद में जाता है चंद्रापीड़, और वहां उसकी मुलाकात कादम्बरी से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में गिरफ्तार हो जाते हैं। तो चंद्रापीड़ का प्रेम किससे हो गया? कादम्बरी से हो गया। यहां से लेकर चंद्रापीड़ के उज्जैनी जाने और वैशंपायन की खोज में पुनः अछोत सरोवर आने तक की कथा महर्षि जाबाली के द्वारा ही कही जाती है। पर चंद्रापीड़ के महाश्वेता के निकट पहुंचते ही कथा पुनः महाश्वेता की आत्मकथा का रूप ले लेती है और तब तक इसी रूप में अग्रसर होती रहती है, जब तक वैशंपायन महाश्वेता के शाप से ही सुग्गा नहीं बन जाता। तो जो वैशंपायन है वो मंत्री का बेटा था और वो महाश्वेता उसको शाप दे देती है, तो वो सुग्गा बन जाता है। इसके बाद कथा फिर महर्षि जाबाली के मुख में प्रवेश करती है और चंद्रापीड़ की अप्रत्याशित मृत्यु तक की कथा महर्षि जाबाली ही सुनाते हैं। यहाँ पहुंचकर यह रहस्य उद्घाटन भी हो जाता है कि शुक ही पूर्व जन्म में वैशंपायन
और उससे भी पूर्व जन्म में पुंडरीक था। ये बात यानी वो जो सुग्गा है वो पहले वैशंपायन था, वैशंपायन से पहले वही पुंडरीक था, क्योंकि वैशंपायन कौन है, मंत्री का बेटा, वो पहले पुंडरीक था। और शूद्रक अपने पूर्व जन्म में चंद्रापीड़ था, वही राजा शूद्रक, जिसका पूर्व शरीर कादंबरी के सहवास से अच्छो सरोवर के तट पर सुरक्षित है। क्योंकि चंद्रापीड़ क्या है, शूद्रक अपने पूर्व जन्म में चंद्रापीड़ था, यानी शूद्रक जो है वो चंद्रापीड़ था, जो कि कादंबरी का क्या था, प्रेमी था। महर्षि जाबाली यह भी कहते हैं कि जो कहने को प्रवृत्त हुआ था उसे छोड़कर कहानी के प्रवाह में कहां से कहां चला आया हूं, यानी कथाकार को भी अपने भगने का थोड़ा थोड़ा आभास है। इस बिंदु पर पहुंचकर कथा पुनः शुक के मुंह में प्रवेश करती है। महर्षि जाबाली के मुख से अपनी कथा सुनने के बाद आश्रम से उड़ भागने और एक शबर द्वारा पकड़ लिए जाने तक, शूद्रक की राजदरबार तक पहुंचने तक की कथा वह खुद ही सुनाता है। तत्पश्चात कथा का सूत्र मूल कथाकार बाण भट्ट का पुत्र पुलिन भट्ट, जिसने अपने पिता बाण भट्ट की अधूरी कादंबरी को पूरा किया था, के हाथ में आ जाता है। आगे की कथा शुक और शूद्रक की शाप मुक्ति की कथा है और कथा का सुखद अंत होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाण भट्ट जो है जब कादंबरी लिख रहे थे तो पूरी करने से पहले ही वो उनको जाना पड़ा था, तब उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके पहले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उनका कौन सा पुत्र जो है, उनके 2 पुत्र थे शायद, जो भी है, जितने पुत्र थे उनको बुला करके उन्होंने पूछा था कुछ उनसे और पता करने की कोशिश की थी कि इनमें से कौन इसको पूरा कर सकता है। तो उनका जो बेटा पुलिन भट्ट है वो ही पूरा किया है बाद में की कहानी, और उसमें ये दिखाया है कि शुक और शूद्रक की शाप मुक्ति हो जाती है। तो देखिए कथा के भीतर कथा कितनी सारी कथाएं हैं। कहना ना होगा कि कथा के भीतर कथा की जटिल योजना द्वारा अपने पूरे विजन को किसी एकल कथा संसार में रूपायित कर देना कथा प्रतिभा का ऐसा चमत्कार था जो अब तक संसार की किसी भाषा में संभव नहीं हुआ था। इसके पहले गुणाढ़ ने और कुछ तक दूर तक विष्णु शर्मा ने भी छोटी छोटी कथाओं को एक दूसरे के भीतर नियोजित करके एक बड़ी कथा निर्मित करने का प्रयास किया था, जिसके केंद्र में कोई एक विषय होता था। पर किसी बड़े और प्रकाशमान विजन की अभिव्यक्ति के लिए एक के भीतर एक गुम्फित कथाओं द्वारा पर्याप्त बड़े आकार की पूरी पुस्तक को निर्मित करने वाली कथा का निर्माण अब तक किसी कथाकार ने नहीं किया था। सबसे आकर्षक बात तो यह है कि बाण भट्ट कथा में घटित प्रसंगों की विश्वसनीयता के प्रति भी सचेत हैं। उसका श्रोता समाज किंचित संकल्प प्रवृत्ति का है, जिसे आश्वस्त करने के लिए कथाकार को सजग रहना पड़ता है। यह बात आधुनिक उपन्यास और कहानी के संदर्भ में कितनी सार्थक है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं। आधुनिक कहानी और उपन्यास यथार्थवाद से इतना अधिक आक्रांत रहा है कि उसमें किसी भी मानवेतर अनुभव से भिन्न प्रसंग के लिए स्थान नहीं होता। माने यथार्थ जब आप दिखाएंगे तो हमारे आपके बीच जो होता है, जो समाज में होता है, वही दिखा पाएंगे, कुछ अलग नहीं दिखा पाएंगे। हाल के दिनों में इस यथार्थवाद से कथा लेखकों का थोड़ा थोड़ा मोहभंग शुरू हो गया है और कथा में ऐसे प्रसंगों की योजना भी होने लगी है जो सपाट यथार्थबोध की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। इस बदलती मानसिकता के परिप्रेक्ष्य में कादंबरी की कथा योजना को और भी अच्छी तरह समझा जा सकता है।